हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा कंसेप्टिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12th के लिए, टॉपिक है, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट एग्जाम के लिए भी हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटे चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है बेटे रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक्स मीन रेस्ट। बेटे यहां पे हम इस चैप्टर के अंदर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और कब? जब चार्ज रेस्ट पर होगा। इससे अगली जो यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उस यूनिट के अंदर हम चार्ज को मोशन में पढ़ेंगे। जब भी चार्ज मूव करता है तो क्या होता है? करंट होता है। तो वो हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ बेटे चार्ज एट रेस्ट। क्लियर है यहां तक सबको? चलो अब बात करते हैं चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो चार्ज के बारे में लिखेंगे आप लोग। चार्ज होता क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, of a body by virtue of which it can experience or produce electric field and magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा समझ लेते बेटा इसके बारे में। ये जो पॉइंट हमने लिखा है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ विच इट कैन एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे बच्चों मैंने यहां पे कोई मैग्नेट रख दिया, क्या रख दिया? मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट के अराउंड स्पेस होगा, मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा? कोई स्पेस होगा। इस स्पेस में अगर हम किसी मैग्नेट को या किसी आयरन ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रखते हैं तो ये क्या करेगा? उस पर फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से चार्ज क्या है? किसी बॉडी पे अगर चार्ज होगा, किसी बॉडी पे अगर चार्ज होगा तो उस चार्ज के अराउंड क्या होगा? स्पेस होगा, जिसमें दूसरी बॉडी क्या करेगी? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर होगा सबको। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट पॉइंट का नोट कर लीजिए, सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ विच इट कैन एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट चार्ज के बारे में, सेकंड पॉइंट चार्ज के बारे में, जो चार्जिंग जो होती है, लिखेंगे चार्जिंग इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला मैंने? जो चार्जिंग होगी किस वजह से होगी? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से होगी। जैसे मान लो मैंने किन्हीं दो बॉडीज को रब किया तो क्या होगा? एक बॉडी से दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो क्या हो जाएगा? दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी। किस वजह से हुई? क्योंकि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। क्लियर है बात? और क्या बोल सकते हैं? और चार्जिंग इज ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो चार्जिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी से होगी या फिर एक्सेस से होगी। कैसे? समझ लीजिए, अभी मैंने बोला था मैंने दो बॉडीज को रब किया तो क्या होगा? एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी पे गए। अब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहां पे क्या हुआ है? डेफिशिएंसी, कमी हो गई। क्या हो गई? कमी हो गई। किनकी? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो ये बॉडी चार्ज हो गई। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
दूसरी जो बॉडी थी जिस पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, जिस पे इलेक्ट्रॉन गए हैं, वहां क्या हो गया है, एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो भी वो बॉडी चार्ज हो गई है। क्लियर है? तो नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉइंट का। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, चार्ज जो होंगे वो दो टाइप के होंगे। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के चार्ज होंगे। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज, क्या? पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। क्या? पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब हमने दो बॉडीज को रब किया था, जब हमने दो बॉडीज को रब किया था तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए थे इस बॉडी पे क्या हो गया था? इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई थी, डेफिशिएंसी हो गई थी। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई नेगेटिव चीज निकलेगी तो क्या होगा? वो बॉडी पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जब निकले, मतलब डेफिशिएंसी या कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो बॉडी पे आया पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब हो जाएगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज गया, अब कोई चीज नेगेटिव लेगी तो क्या होगा? वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब पॉइंट नंबर 4 चार्ज के बारे में। ऑन चार्जिंग मास ऑफ बॉडी में इंक्रीज और डिक्रीज। मैंने क्या बोला? चार्जिंग के बाद किसी बॉडी का मास या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। क्वेश्चन आता, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4th नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग के बाद क्या होगा? या तो मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कैसे? बात कर लेते हैं। ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या है? न्यूट्रल बॉडी। इसका मास मान लो कितना है? स्मॉल m। इसका मास है स्मॉल m। क्लियर है बात? ये है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब पॉजिटिव चार्ज कब आया इसके पास? जब इसमें से कुछ निकला है। क्या निकला है? इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो क्या होगा? कुछ चीज निकल के बाहर गई है तो क्या होगा? मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और मास जो हो जाएगा m माइनस डेल्टा m, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत नेग्लिजिबल मास के होते हैं, इसलिए मैंने जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनके मास को मैंने डेल्टा m से डिनोट किया है। तो मास कितना हो गया? m माइनस डेल्टा m। तो मास क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। क्लियर है बात? यहां पे लिखते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्या है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिव चार्ज कब आया था बॉडी पे? जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया था? लिया था। इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया था? लिया था। अब कोई नेगेटिव चीज ऐड हुई है, कुछ भी ऐड हुआ है तो क्या होगा? मास इंक्रीज होगा। और कितना हो जाएगा मास? m मास पहले था और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं तो डेल्टा m और इंक्रीज हो गया। तो यहां पे क्या हो गया? मास इंक्रीज हो गया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? तो नोट करिए बेटे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ
क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, एसआई यूनिट, एक कूलाम बाबा आए थे, अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, कूलाम्स लॉ यहां पे पढ़ने वाले इस चैप्टर में, उन्हीं बाबा के नाम पे यूनिट रखी गई चार्ज की। तो यूनिट क्या है, कूलाम, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट दूसरे सिस्टम में यूनिट होगी ईएसयू, क्या है, ईएसयू, क्या होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अदर यूनिट में बात कर लेते हैं, अदर यूनिट ईएमयू, ईएमयू क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तो हो गई चार्ज की यूनिट। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो बोल देगा कि 1 कूलाम्ब बताइए कितने ईएसयू के बराबर होगा, 1 कूलाम्ब कितने ईएसयू के बराबर होगा। तो 1 कूलाम्ब जो होता है 3 × 10⁹ ईएसयू के होता है, और 1 कूलाम्ब जो होता है 1/10 ईएमयू के बराबर होता है। क्लियर है। इसके अलावा वो पूछ सकता है ईएमयू और ईएसयू की रेशो क्या होगी, ईएमयू और ईएसयू की रेशो पूछ सकता है आपसे। एक बार नोट कर लीजिए, आगे मैं लिखता हूं, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वन कूलाम्ब 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर है, और यही 1/10 ईएमयू के बराबर है। क्लियर है बात। ईएसयू को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईएमयू अपॉन ईएसयू, और ये 10 इधर आएगा तो 10⁻, कितना हो जाएगा, 10। ये रिजल्ट याद रखना, पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ईएमयू और ईएसयू की रेशो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक। चले आगे चलते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है चार्ज के बारे में, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्या होगा, 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था आपने चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। क्या होता है, करंट इनटू टाइम, ठीक है। तो करंट की जो डायमेंशन होगी वो होगी ए, टाइम का डायमेंशन होगा टी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, एटी। क्या बन गया, एटी। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे सभी। डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का क्या होगा, ए टी। क्या होगा, ए एम्पियर के लिए और टी टाइम के लिए। क्लियर है। तो चार्ज के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, अब चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है बात, तो नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में क्या है, सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज, सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आपको पता है सेम नेचर वालों का क्या होता है, रिपल्शन होता है, और अपोजिट नेचर वालों का अट्रैक्शन होता है। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अट्रैक्शन किसका होगा, जो क्या होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बात। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है सबको। तो सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं चार्ज के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या है, अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या है, अट्रैक्टिव इन नेचर। चार्ज जो है
वो नेचर में कैसा है, अट्रैक्टिव है। कैसे, जैसे मान लो ये सिस्टम है, 3 कूलम चार्ज यहाँ है, -2 कूलम चार्ज यहाँ है, +5 कूलम यहाँ है। तो क्या कर सकते हैं, अगर हमें इस सिस्टम का चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। 3 + 5 कितना, 8, -2 कितना, 6। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 6 कूलम। तो चार्ज जो है एडिटिव है नेचर में। क्लियर है बात। चलो आगे बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, लिखेंगे आप लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड, that is charge is conserved, that is charge neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another body। दोबारा लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड, that is charge neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another body। क्लियर है बात। कैसे, जैसे मान लो आइसोलेटेड सिस्टम वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पे, आइसोलेटेड ये वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको। आइसोलेटेड किसी बंद सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। इस पे चार्ज था मान लो +10 कूलम, इस पे चार्ज था -4 कूलम। तो क्या हुआ, कुछ चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हो सकता है या यहां से यहां ट्रांसफर हो सकता है। टोटल चार्ज कितना है सिस्टम का, 10 - 4 कितना, 6 कूलम है। अभी क्या हुआ, यहां से 2 कूलम यहां पे ट्रांसफर हो गया, 2 कूलम यहां पे आ गया। तो -4 यहां पे पहले था, +2 कूलम और आ गया, तो कितना हो गया, -2 कूलम, और वहां कितना रह गया, 8 कूलम। अगर अभी भी बात करें तो टोटल चार्ज कितना है सिस्टम पे, 8 - 2 कितना, 6 कूलम। तो चार्ज कंजर्व्ड है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कम या ज्यादा नहीं हो सकता। जितना इनिशियली था उतना ही फाइनली होगा। क्लियर है बात, ठीक है, नोट कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बोर्ड एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहां से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, सबसे पहले क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी in discrete rather than continuous is called quantization। मतलब क्या हुआ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो डिस्क्रीट है किसकी बजाय, कंटिन्यूस की बजाय, तो वो क्या कहलाएगी, क्वांटाइज कहलाएगी। क्या है, क्वांटाइजेशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसमें होना, डिस्क्रीट में होना, रेदर देन कंटिन्यूअस। अब समझ लेते हैं, बहुतों को डाउट होगा डिस्क्रीट क्या होता है सर, कंटिन्यूअस क्या होता है, तो समझ लेते हैं इस वर्ड को। मान लो बेटा आपको इस बिल्डिंग की छत पे जाना है, एक तो ऑप्शन आपके पास है स्लोप से आप जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपके पास है स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हैं। क्लियर है बात। तो यहां से जब जाएंगे तो ये रास्ता जो होगा कंटिन्यूअस होगा, हर पॉइंट को आप कवर करते हुए जाएंगे। ये रास्ता क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस। और ये क्या है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब ये हुआ बेटा, आप पहले स्टेप से डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे जाएंगे। 1 पॉइंट समथिंग नाम का कोई भी कुछ भी चीज नहीं होगी यहाँ पे, या 2 पॉइंट समथिंग की कोई भी चीज नहीं होगी। 1 के बाद 2, 3, 4, 5 और आप पहुंच गए कहां, अपने टारगेट पे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। तो कंटिन्यूअस में हर पॉइंट आप कवर करते हुए चलते हैं, डिस्क्रीट में आप केवल इंटीग्रल मतलब होल नंबर पे आप जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलो ये तो हमने क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ा। तो
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। देखिए बेटा, एक साइंटिस्ट हुए, एक बाबा हुए हैं मिलिकन, उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। ये अपने सिलेबस में नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि उन्होंने जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। दैट इज, लिख लीजिए इसको, अकॉर्डिंग टू मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज, लिखेंगे दैट इज चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज ई। इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्या बोला, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो पढ़ चुके हैं कि या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो क्या होगा, ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ई का या तो 1 गुना होगा, या 2 गुना होगा, या 3 गुना, या फिर एन टाइम, कितना भी हो सकता है, प्रॉपर नंबर होगा। तो अभी बोला था मैंने, डिस्क्रीट क्या होता है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मतलब डेसिमल में हम बात नहीं करते। डेसिमल की बात होगी तो फिर वो कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, तो नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? तो प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। ध्यान से समझना बात। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है, मान लो मैं कोई एक बॉडी हूं, मेरे पे कुछ चार्ज है, क्या है, मेरे पे चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। जितना चार्ज मेरे पे रेस्ट में, मैं यहां पे खड़ा हूं, जितना चार्ज मेरे पे अभी है उतना ही चार्ज जब मैं क्या करूंगा, मूव करूंगा तो भी उतना ही चार्ज होगा। मतलब बॉडी की वेलोसिटी से चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन velocity of the body, does not depend upon the velocity of the body। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो, एक बॉडी है, मान लो रेस्ट पे है, 10 कूलम चार्ज है, वो बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना शुरू कर देती है, तो चार्ज कितना होगा? कुछ भी ऑप्शन दे सकता है वो, तो कौन से वाला ऑप्शन सही होगा, चार्ज रिमेन सेम, चार्ज रिमेन सेम। क्लियर है? तो 5th नंबर की प्रॉपर्टी की बात कर चुके हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। हाँ, लिखेंगे चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर always resides on its outer surface, on its outer surface। क्या बोला मैंने, किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देंगे तो उसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। जैसे मान लो ये कंडक्टर था, इसको क्यू चार्ज हमने दिया, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ गया, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कहाँ आ जाएगा, आउटर सरफेस पे रिसाइड करेगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर है? अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। तो लास्ट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 7th प्रॉपर्टी, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज जब रेस्ट में होगा, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज जब रेस्ट में होगा तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान समझना, चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसके कारण केवल उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं आप लोग, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोला मैंने? कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन में है, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और तीसरा केस कौन सा बनेगा, चार्ज, या फिर बोल देता मैं एक्सेलरेटिंग चार्ज। क्या है, एक्सेलरेटिंग चार्ज का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी में चेंज होता है। कभी चार्ज क्या कर रहा है, स्लो भाग रहा है, कभी क्या हो रहा है, एकदम तेज भाग रहा है। तो क्या होगा, जब चार्ज एक्सेलरेटिंग होगा या एक्सेलरेशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा। क्लियर है बात। तो क्या पढ़ा हमने, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और जब चार्ज एक्सेलरेशन में होगा या एक्सेलरेटिंग चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रेडिएट करेगा। क्लियर है। तो आज हमने चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली है। ठीक है, अगली क्लास में हम मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे और उसके बाद कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलॉम बाबा आए थे, उन्होंने चार्ज के बीच में फोर्स के बारे में बताया था, तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे अगले लेक्चर से पहले ये वाला रिवाइज करके आना बहुत जरूरी है, नहीं आगे सब गोलमाल हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू। ओके।